गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में, जो कि है इंडिया शेल्टर, जो कि एक बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म कंपाउंडर बन सकता है। और इसके बारे में हम गोइंग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों एक बहुत अच्छा बेट बनता है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के बारे में। तो शुरू करते हैं बेसिक नंबर से। अबाउट 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ROE है अबाउट 17% का। और अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस चल रहा है इसका अराउंड 726 रुपये प्राइस चल रहा है। PE रेशो तो कुछ खास मैटर नहीं करता, बट 15 का PE है। प्राइस टू बुक जो मैटर करता है वो अराउंड है 2.5 का प्राइस टू बुक का करंट। और इसके अगर हम नंबर्स में देखें तो अबाउट 30-35% से ये पिछले 5 साल से ग्रो करता है और करंट ROE है अबाउट 17% का। और अगर जैसे कि हम बैलेंस शीट में देख सकते हैं, अबाउट 3,144 करोड़ के रिजर्व्स हैं और बोरोइंग है अबाउट 6,246 करोड़ की। तो अबाउट 3x का लेवरेज बनता है रिजर्व्स के हिसाब से। अगर आप काउंट करेंगे अराउंड 3200 के अराउंड बुक वैल्यू हो गया ना इसका, तो 3200 इंटू 3 हो गया ना 11,000 करोड़ का इसका करंट AUM है। 3x का लेवरेज हो गया। बट करंट रिजर्व्स और बोरोइंग का मतलब काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। मैं इसीलिए इसको डिस्कस भी करना चाहता था, क्योंकि बाकी सारे जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ है बहुत ज़्यादा ओवर लेवरेज रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो बार बार कैपिटल रेज़ करना पड़ता है या डेट लेना पड़ता है। बट ये कंपनी अभी इसके बैलेंस शीट अब 3x का लेवरेज है, आराम से 4.5-5x के लेवरेज के बाद इनको पैसे उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है और जैसे जैसे हम आगे डिस्कस भी करेंगे क्यों एक बहुत अच्छा बेट बनता है हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से। ठीक है, ये तो बात होगी बेसिक नंबर्स की। अब अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों एक बहुत अच्छा बेट बनता है। पहले तो ये बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ की तरह ऑपरेट नहीं करता। ये डील करता है बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोअर्स पे, जो कि टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ में ऑपरेट करते हैं। उनको ये डील करता है उनके साथ, जिनके पास बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन कम होती है। जैसे कि हमने 5 स्टार फिर बिज़नेस फाइनेंस के बारे में भी बात किया था। उसमें क्योंकि हमारे यील्ड अच्छा रहता है, तो उसके कारण ये, और ये सिक्योर्ड लैंडिंग रहता है ना, जैसे हमने 5 स्टार में भी, इसमें भी सेम ही चीज़ है। जो भी होम फाइनेंस करते हैं ये, तो जो घर होता है तो वो तो बंदा अपना EMI चुकाता है उसकी। तो बिल्कुल सिक्योर लैंडिंग है। और ये होम तो एक ऐसी चीज़ है कि ये आप बिल्कुल रिस्क फ्री मान के चलिए। तो इसका रनवे ह्यूज है, क्योंकि जितने भी जैसे जैसे मैंने अभी बोला सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोअर्स हैं, कितने सारे होते हैं। कोई किराना शॉप ओनर हो गया, कोई टेलर हो गया, कोई स्मॉल बिजनेस ओनर हो गया। इन सबको ये लोन देते हैं और इनके जो लोन्स होते हैं अबाउट टिकट साइज़ उनका 10 लाख के आसपास रहता है। इसकी मैनेजमेंट की एक बहुत अच्छी बात ये भी मेरे को लगती है कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है और बहुत एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है। हमें मैनेजमेंट की क्वालिटी देखनी अपने लॉन्ग टर्म थीसिस के लिए, मैनेजमेंट की क्वालिटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब जैसे कि मैं दो आपके पास कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। आपके कंपनीज दोनों ही अच्छी हैं, पर बात ये रहता है कि हमें बिज़नेस एनवायरनमेंट को देखते हुए डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी बेटर है। अब एग्जांपल देता हूँ आपको। एक कंपनी है कैप्री ग्लोबल, वो खुल के अपना डिस्पर्समेंट कर रही है, उस AUM ग्रो कर रही है अपना। और जो उसमें क्या कहते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन, और उसमें भी इन्वेस्ट कर रही है बहुत ज़्यादा, मतलब उनको लोन दे रही है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए। बट मुझे वो पर्सनली वो पसंद नहीं आया कि इस इतने ख़राब बिजनेस एनवायरनमेंट में जो इतना एग्रेसिवली डिस्पर्स कर रहा है, तो आने वाले 3 साल बाद वो फिर NPA में जब आएगा तो फिर वो प्रोविजनिंग करेंगे और फिर वो स्टॉक नीचे आएगा। तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है ना, कि तुम पहले कंजर्वेटिवली लॉन्ग टर्म कंपाउंड करो ना, 25 करो, 30% करो, पर ये नहीं हो ना कि अभी आप इतने बुरे एनवायरनमेंट में एग्रेसिवली आप
लोन डिस्पर्स कर रहे हैं, बाद में आपको एनपीए की दिक्कत आएगी, फिर बात तो वहीं आ गई ना कि हम पहले ही कंजर्वेटिवली चलें, बाद में रिस्क मैनेजमेंट में क्यों करना है। फिर स्टॉक प्राइस भी एकदम से जब नीचे गिरेगा तो उसका भी क्या बेनिफिट रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको एक बारी यहाँ पे भी हम वैल्यूएशन की बात भी कर लें तो ये 2.5 के प्राइस टू बुक पे है, जो कि बहुत आप मान के चलिए चीप ही है, क्योंकि इनका फॉरवर्ड गाइडेंस भी अराउंड 25 से 30% का है, और ये पिछले 4-5 साल से एग्जीक्यूट करते आए हैं। जैसे कि मैंने एक बारी अभी पहले भी कहा, मैनेजमेंट बहुत अपने गाइडेंस पे बना रहता है। और जैसे अब अप्रूवल रेशो की बात है, जैसे जब स्ट्रेस नहीं था तब 55 से 60% के आसपास का ये अप्रूवल रेशो था, जो कि अब इनका हो गया 45 से 47%। ये देख के मेरे को रीएश्योरेंस होता है कि हाँ, कंपनी अच्छा कर रही है कि इस एनवायरनमेंट में लोन डिस्बर्स करना एक अच्छी मतलब आप कहिए एक अच्छा मतलब ज़्यादा लोन डिस्बर्स करना एक अच्छा बिजनेस डिसीजन तो नहीं है। जैसे जैसे हमें साइंस एंड से मिलते जाएंगे कि इंडिया की इकोनॉमी में जो लोअर लेवल पे ग्रोथ आना शुरू हो गया है, स्ट्रेस चला गया है, तो फिर अब मतलब जितना मर्जी डिस्बर्स करिए उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। गाइडेंस जैसे कि मैंने बता दिया 25 से 30% का है इनका। मेन आपको करंट मान के चलिए 11,000 करोड़ का AUM है, तो बाई FY30 है 30,000 करोड़ का AUM टारगेट कर रहे हैं, तो अबाउट 3x इनका AUM का टारगेट है। तो आप मोटा मोटी वही मान के चलिए बाय 3x रेवेन्यू ग्रो करेगा, और सिमिलर ट्रेजेक्ट्री पे आप मान के चलिए क्या कहते हैं उसको, अपना पैट ग्रो करेगा। तो आप लेवरेज भी इम्प्रूव होगा, तो आप मान के चलिए आराम से 20% प्लस ये मतलब ROE क्रॉस कर जाएगा इसका। हम जैसे कि मैं हर वीडियो में भी डिस्कस करता हूँ, मोट के बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी रहता है, ताकि हमें पता चले कि बिज़नेस एंट्रेंच हो रहा है अपने कैटेगरी में कि नहीं हो रहा है, कि जो वैल्यू प्रोपोजिशन है उस कंपनी का जो कि वो एग्जिस्ट कर रही है, कि वो उसका डीपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका जो असली मोड है वो लेड मोड्स हैं, मतलब आप जो इसका मेन मोड मेरे को जो लगता है वो बेसिकली इसकी प्रोप्राइटरी अंडर राइटिंग है, कि जो इनकी जो ये अपने क्या कहते हैं उनको जो अप्रूव करते हैं बेसिकली, तो उनकी जो अंडर राइटिंग एक्सपर्टीज़ है कि इस जैसे कोई आपके लिए किराना शॉप ओनर है कि वो कितना उसको मतलब कि रिस्क कितना है, कि उनको मतलब उसके सारे फंडामेंटल्स देखते हुए, उसके जो बिज़नेस के हैं या उसके पास जो कोलैटरल है उसका सब कुछ देखते हुए कि हमें कितना लोन उसको देना चाहिए, कि कौन से ऐसे बोरोवर्स हैं जिनको अवॉइड करना है और किन को देना है। और इस स्पेस में आप मान के चलिए कि कंपटीशन भी कम रहेगा, क्योंकि बड़े बैंक सिर्फ सिक्योर्ड लैंडिंग करते हैं, अनसिक्योर्ड लैंडिंग वो करते नहीं हैं। और उन सिक्योर्ड लैंडिंग में भी वो पे स्लिप्स मांगेंगे आपसे बिज़नेस के बैलेंस शीट्स मांगेंगे, और मतलब इसमें वो ये सब नहीं देखते हैं। इनकी अपनी अंडर राइटिंग की अप्रोच है, जो कि इनकी प्रोप्राइटरी अंडर राइटिंग है, और वो अपने हिसाब से उसको अप्रूवल करते हैं। तो जो ये अंडर राइटिंग है इसी को कॉपी करना किसी और बिज़नेस के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस अंडर राइटिंग की एक्सपर्टीज़ बनाने के लिए भी कई साल लग जाते हैं। कि अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई नया बिज़नेस शुरू करूँगा तो मैं 10 मतलब कोई किराना शॉप ओनर्स हैं 10 हैं तो मैं सबको देने बैठ जाऊँगा। मुझे तो नहीं पता कि किस की क्या स्ट्रेस के अंदर, कि अगर ओवरऑल मैक्रो में स्ट्रेस आता है तो कौन से शॉप ओनर्स बेटर करेंगे और कौन डूबने की भी संभावना रहती है ना, कि कौन सा अच्छा नहीं करेगा। तो मुझे तो यही चाहिए ना कि जिनको मैंने 5 दिया वो मेरे को वापस पे बैक करते रहें, कि जिनको मैंने होम लोन दिया है। तो ये बात होगी है। और कुछ और बातें भी हैं, जैसे इनके अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बाय FY30 ये अपने 300 से 500 ब्रांचेस कर लेंगे। और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बेसिकली जो हम ये लाइक एक प्रोसेस होता है ना, अंडर राइटिंग सीखने का भी प्रोसेस होता है कि किसको देना है किसको नहीं देना। तो जैसे जैसे बिल्ड आउट बढ़ता जाएगा उन ब्रांचेज़ में भी, अलग अलग स्टेट्स में जो ब्रांचेज़ हैं कि उनमें जो प्रोप्राइटरी डेटा है वो भी बढ़ता जाएगा, उनकी एक्सपर्टीज़ भी बढ़ती जाएगी थ्रू आउट द पैन इंडिया। तो एक वो भी इसका मतलब बेटर डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी बेटर होती जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन तो है ही है, 15 स्टेट्स में ये है, और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को ये
मतलब क्या कहते हैं उसको, अ, बना रहे हैं या उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया है बेसिकली, कि ताकि जो जिनको कस्टमर्स हैं वो डिजिटली डील कर सकें उनके साथ। और इनका बीटी आउट रेशो गिरता जा रहा है, कि जो बीटी आउट बेसिकली ये होता है ना, जिसको होम लोन हम किसी को भी दूसरे बैंक्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट जो अगर इनका इनके साथ जो कस्टमर रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा बनता जा रहा है कि लोग कम से कम, मतलब जो बीटी आउट की रेशो है वो गिरती जा रही है। लेवरेज तो मैंने आपको बता ही दिया कम है। और बेसिकली जो अंडर राइटिंग है उसमें मैंने आपको ये सारी बातें जैसे मैंने लिखी भी हुई हैं, कि लार्ज बैंक्स को ये अट्रैक्टिव लगता नहीं है, क्योंकि सारे लीगल चेक्स, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, कलेक्शंस वगैरह, उनको सब 10 लाख के लिए वो इतना सरदर्दी लेना पसंद नहीं करते हैं। 10 लाख के जो कैटेगरी है ये एक बहुत इसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत ह्यूज है। और जो इसका जो ये पर जो बड़े बैंक्स हैं मतलब उनकी बैलेंस शीट्स तो अभी भी प्रिस्टीन बैलेंस शीट्स हैं बड़े बैंक्स की। HDFC ले लो, एक्सिस ले लो, सबकी बैलेंस शीट्स, वो तो लोन देने को बैठे हैं। बट फिर वही बात आ जाती है ना, कि जो ग्राउंड पे जिनको ज़रूरत है उनको कैसे बांटना है, वो तो एक एक्सपर्टीज़ ही है ना। एड्रेसेबल मार्केट की मैंने आपको बात कर ली, आप पढ़ भी लीजिएगा एक बारी जैसे मैंने बनाए हुए हैं। कंपटीशन कम है ऑब्वियसली, यील्ड ज़्यादा है इसमें, तो तभी ये सर्वाइव कर पाएगा ना। अगर हम थोड़ा सा कम डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहे हैं तो उस पर यील्ड तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। बट फिर बात वही आ जाती है ना, सब 10 लाख पे है, हमने हाउसिंग जो कोलैटरल भी रखा हुआ है, या जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो हमारे से लोन ले रहा है वो भी एज अ कोलैटरल ही सर्व करती है, तो वहाँ से भी हमारा रिस्क ख़त्म हो जाता है। तो ग्रैनुलर भी आप ऐसे भी समझिए कि अगर जैसे बड़े बड़े बैंक्स में कभी 10,000 करोड़ 1,000 करोड़ का NPA निकल के आ जाता है, इसमें वैसे कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 10 लाख के हैं जो टिकट साइज़ है। आप कहें कि मैक्रो स्ट्रेस में डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, हुए भी थे जो अभी स्ट्रेस आया था, बट इन्होंने बहुत अच्छा हैंडल किया उसको, और इन्होंने कहा था कि हम GNPA कम करेंगे, तो इन्होंने किया भी था। और स्ट्रॉन्ग कोलैटरल आपको बता ही दिया मैंने। जैसे LAP जो लोन है इनके सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अगेंस्ट इन्होंने लिया हुआ कोलैटरल, तो उसमें कोई चक्कर है नहीं। तो मैंने एक लास्ट में रेवेन्यू प्रोजेक्शन भी बनाया था कि लाइक अभी 14-20 आप मान के चलिए 11,000 करोड़ का 11,000 करोड़ का AUM है, तो अबाउट 30,000 करोड़ का टारगेट कर रहे हैं, तो अबाउट 3x रेवेन्यू होगा, और सिमिलर एंड्स में 3x पैट होगा। तो 1,680 करोड़ पे अगर आप 15 टाइम्स माने तो आप इसका हो जाता है अराउंड 10 या 20 अराउंड 25-26,000 करोड़ का मार्केट कैप बनता है 15x PE पे। तो आप मान के चलिए अबाउट 15,000 करोड़ का, हाँ 15 के PE पे हम बात कर रहे हैं ना। 1680, हाँ 25,200 हुआ ना। 8 मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक लग गया उसमें। ये अबाउट मान के चलिए 8,000 करोड़ से 25,000 करोड़ का इसका हम कह सकते हैं कि ये जा सकता है वहाँ तक। बट मेरे को लगता है ये कर लेगा, कंपाउंडिंग अच्छी करेगा। और आपको एक बात ये भी समझनी है कि जो इंडिया का सिचुएशन रहेगा उसी के हिसाब से हर कंपनी परफॉर्म कर पाएगी। अगर मैक्रो लेवल पे इंडिया अच्छा करेगा, अभी जैसे स्ट्रेस है एंड ऑल ओवर, आप सारी कंपनीज़ को जो ट्रैक करते हैं उनको पता है कि अभी ओवरऑल मार्केट ठंडी है। बट जब मार्केट इम्प्रूव करेगा, हम चाहते हैं कि जो कंपनी हमारे पास हैं, जो लो लेवरेज की कंपनीज़ हैं, जिन कंपनीज़ में लो लेवरेज है और वो वेट कर रही हैं कि राइट ट्रिगर्स आएँ कि हम एक्सपैंड करें अग्रेसिवली, वो कंपनी सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करेंगी गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर 8,000 करोड़ से मतलब टारगेट, तो इसका उन्होंने खुद ही अपना मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम 30,000 करोड़ करेंगे, तो इससे 25,000 करोड़ तो डायरेक्ट ही बनता है। 8 या 25,000 करोड़ तो इसका मार्केट कैप बाय FY 30 एंड तो बनता ही बनता है। तो बहुत अच्छी डील बनती है।
कुछ लोगों ने में से वो भी कहा था कि होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में भी बात कीजिए। होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में ये है कि अगर इसका प्राइस टू बुक देखा जाए तो अराउंड 2.9 या 3 का बुक है, तो स्लाइटली एक्सपेंसिव है इंडिया शेल्टर से। और अगर करंट ROE भी देखा जाए, इसका 16% है, उसका 70, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बट मेन डिफरेंस मेरे को लगता है कि इसके लेवरेज का है, इसका लेवरेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया शेल्टर। और इनका गाइडेंस भी सिमिलर ही है, 30-40% का ही, 30-35% का ही गाइडेंस है मेरे ख्याल से होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का। और नो डाउट एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट है इसमें भी, बट मुझे स्लाइटली इंडिया शेल्टर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक तो इसका साइज़ छोटा है, 8,000 करोड़ की कंपनी है, ऊपर से इनका लॉन्ग टर्म गाइडेंस अच्छा है, ऊपर से ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, और ग्रोथ के लीवर्स काफ़ी सारे हैं, तो इसलिए मेरे को ये ज़्यादा पसंद है। बाकी अपने डाउट्स और कोई भी क्वेश्चंस हो आप मेरे को बताते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।